हैं तो दो तरह की हार्डनेस की, वन इज टेम्परेरी हार्डनेस एंड अदर इज परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से थी? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से थी? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस या तो बाई बॉइलिंग हो जाएगी या क्लार्क्स प्रोसेस था बाई एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके थोड़े से डिफरेंट थे। इसके लिए हमने आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड भी समझाया कि यूजुअली हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और वहां से कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करते हैं या कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं और ये सिर्फ प्रेसिपिटेट या ये कहें फिर ये सोप को प्रेसिपिटेट नहीं करते या स्कम में चेंज नहीं करते। आई होप सो क्लियर है यहां तक? ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट इसी इसमें, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, आई होप सो आपको मालूम ही है दैट इज H2O2, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट H2O2 है, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके बेटा, H2O2 में ऑब्वियसली प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये टॉपिक। ओके, पहला आ गया किसने बनाया था? साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को जानते होंगे, फर्नार्ड ने बनाया था, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने बनाया था क्या है। प्रिपरेशन पे आ जाते हैं, इसको हम लैब में कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम बेरियम परऑक्साइड ले लें, दैट इज BaO2, ओके, और बेरियम परऑक्साइड एग्जिस्ट करता है समवॉट ऐसे 8 वाटर और व्हाटएवर, और इसकी हमने डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करा दी। ओके, तो बेरियम परऑक्साइड डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करता है, ये BaSO4 में चेंज हो जाता है बच्चों, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है, ये अलग हो गया, और साथ में जो बनेगा वो H2O2 है, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बेरियम परऑक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करा दें, और एसिडिफिकेशन है, बेसिकली एसिडिफाइड वाटर से ही रिएक्शन है ये, तो बेरियम परऑक्साइड अलग हो गया बेरियम सल्फेट के रूप में, और जो मिला दैट इज H2O2। यहाँ H2O2 की परसेंटेज बहुत कम होती है, बट रिपीटेडली इसको हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं तो ये प्यूरिफाई हो जाता है। ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर वर्ड अभी याद रखिएगा, ये आजकल में ऑर्गेनिक वाले लेक्चर में भी आने ही वाला है 2-4 दिन बाद। वहां एक टॉपिक है डिस्टिलेशन के मेथड्स, और उसी में से एक है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जिसे वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं, और वो वहां डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये वाला वर्ड है दैट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन, या इसका एक और नाम है दैट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसे कहते हैं, हम उससे इसको प्यूरिफाई या कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। बेटा, दो चीजों के लिए हम अपनी केमिस्ट्री में इसका यूज करेंगे इस मेथड का, वन इज ग्लिसरॉल एंड अदर इज H2O2, और ये बहुत कॉमन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन से इस H2O2 को प्यूरिफाई किया जाता है, इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाई जाती है, और एक्चुअली ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए सिंपल डिस्टिलेशन नहीं करते हैं। और ये मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा उस लेक्चर में जहां हम डिस्टिलेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक वाले लेक्चर में। अभी वर्ड याद करना है खाली कि H2O2 इज प्यूरिफाइड बाई डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन। ओके, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसे लैब मेथड भी कह देते हैं, वो क्या है कि हमने कोई परऑक्साइड ले ली, बेरियम परऑक्साइड, उसकी एक तरीके से हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हमने उसको एसिडिफाइड वाटर या H2SO4 से रिएक्ट कराया है, और H2SO4 से फायदा ये है कि BaSO4 जो बनेगा वो प्रेसिपिटेट होगा, वो अलग हो जाएगा और H2O2 का एक एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा,
और वो उस H2O2 के एक्वस सॉल्यूशन से H2O2 को। दूसरा तरीका है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। एक और मेथड है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई होप सो आ ही रही हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस। हम करते क्या है, H2SO4 का एक कंसंट्रेटेड ऑलमोस्ट 50% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। H2SO4 का 50% सॉल्यूशन लिया और वो H आयन और HSO4 नेगेटिव में ब्रेक करेगा। H2SO4, ओके। आवाज कम हो गई ना, मुझे लग रहा था ये कॉल आने के बाद में नाटक हो जाता है यार, ठीक है। चलिए अभी देखता हूँ, अभी सही करूंगा, नहीं तो इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो H2SO4 जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी। 50% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये कैटाइन और एनाइन इसमें टूटता है। वन इज H आयन एंड अदर इज HSO4 नेगेटिव। बच्चों एट एनोड क्या रिएक्शन होगी? एनोड पे क्या होगा? एनोड पे HSO4 नेगेटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये न्यूट्रल में चेंज हुआ और इसी के दो पार्टिकल मिलके H2S2O8 बना लेते हैं। इस H2S या इस HSO4 के दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे एंड इट फॉर्म्स H2S2O8। और ये जो H2S2O8 है इसे हम डाइल्यूट करके रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। ये H2S2O8 का एक नाम है, इट इज कॉल्ड एज परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा क्यों है। फिलहाल इसकी वाटर से रिएक्शन की जाती है और वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये H2O2 एंड ट्वाइस H2SO4 में चेंज हो जाता है। तो वो बाकी बैलेंसिंग कर लेंगे, लेकिन H2SO4 से या ये कहें ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2 हो गया। और कैसे हमने बनाया फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस की हमने H2SO4 की, जो कि कंसंट्रेटेड है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंसंट्रेटेड है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की और ये जो हमारा एनाइन मिला ये एनोड पे जाएगा एंड कॉमन सेंस कैटाइन कैथोड पे जाएगा, तो उसको ज्यादा डिस्कस करना ही नहीं है कि कैथोड पे रिएक्शन क्या हुई। तो कैथोड पे तो ये H आयन गया बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये न्यूट्रल H में चेंज हुआ और अगर सीधा ही मैं दो H एटम लिख दूं तो वो H2 बना लेंगे। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, दैट्स नॉट आवर यूज, अभी हमारे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और एनोड पे ये आएगा। बोलो बच्चों क्लियर है? सेकंड मेथड क्लियर है? ठीक है। अब एक आध बच्चे ने मैसेज में कुछ भेजा है, मैं देख लूं। ओके, आवाज बहुत कम हो गई। ओके गिव मी अ सेकंड, मैं फिर से इसे एडजस्ट कर देता हूं। आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं मीटिंग को लीव करके फिर ज्वाइन करूंगा, ठीक है। यस हमने दिया बाहर, ठीक है बच्चों। बेटा अब होपफुली आप लोगों को आवाज शायद आ रही होगी, ठीक है, आई होप सो। अब आवाज सही हो गई होगी, ओके। नेक्स्ट सेकंड मेथड क्लियर है। तो बच्चों पहला मेथड हुआ हमारा बेरियम परऑक्साइड लिया था BaO2, उसकी हमने H2SO4 से रिएक्शन एसिडिफिकेशन किया तो H2O2 बन गया। बेसिकली बेरियम परऑक्साइड खुद ही परऑक्साइड है तो वाटर से रिएक्ट करेगा तो H2O2 बनना ही बनना है, ठीक है। या कोई भी परऑक्साइड वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो H2O2 बनेगा। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की है, दैट इज
इलेक्ट्रोलिसिस किस कंपाउंड की है बेटा? H2SO4 की। तो यहां से भी बन सकता है इलेक्ट्रोलिसिस से। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल मेथड भी कह सकते हैं ऐसे मेथड्स को। एक जो मेन मेथड इसका है उसको आप खाली नाम से याद रखें तो भी चलेगा, ये स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं याद होगा तो भी चलेगा। दिस कंपाउंड इज, बेटा ये एक कंपाउंड है, इसका नाम है 2-इथाइल समथिंग क्यूनॉल। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सही कर लो इसे। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे है क्यूनॉल, तो ये हो गया OH, ये हो गया OH और ये इथाइल है। और इस कंपाउंड का नाम है 2-इथाइल, एंथ्रासीन से बना है तो एंथ्रोक्यूनॉल ऐसा वर्ड है, वो अभी बुक में देख लेंगे एग्जैक्ट वर्ड क्या है। और इसको एयर से रिएक्ट कराएं, इसका एरियल ऑक्सीडेशन कर दें तो ये कंपाउंड चेंज हो जाता है 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोल में। मतलब ये कंपाउंड इसमें चला जाता है और यहां से जो 2 H हटे हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ H2O2 बना लेते हैं। ऑब्वियसली ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोबारा पीछे भी जा सकती है। तो 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोल से 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोन बन जाता है। वहां ये वर्ड था 2-इथाइल एंथ्रासीन से है ना, एंथ्राक्यूनोल, और बाकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट वही रहेगी। और ये 2-इथाइल एंथ्रा, ठीक है, क्यूनोन हो जाएगा। लास्ट में ONE आ जाएगा, यानी कीटोन्स में चेंज हो जाएगा। तो इस मेथड से भी H2O2 बनाया जाता है। इसके अलावा एक और है, अभी मैं इसे दिखा रहा हूं, बेफिक्र रहें। ठीक है, जैसे आपने ये ले लिया K2SO4 या K2S2O8 जो डाइमर है उसका एक तरीके से, और इसकी रिएक्शन D2O से कर दी, हैवी वाटर से। ठीक है, D फॉर ड्यूटेरियम, आप जानते ही हैं, हैवी वाटर से कर दें तो ये D2O2 में चेंज हो जाएगा और साथ में KHSO4 एंड सो ऑन जो प्रोडक्ट बनने हैं, सॉरी KDSO4 बनेगा। ठीक है, ये चीज हटा दें, यहां आ जाएगा D। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी H2O2 या D2O2 बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है बेटा? एक बारी पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख लेते हैं स्लाइड्स में, और उसके बाद सबसे मेन हेडिंग मतलब इस चैप्टर की जो है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है और एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। ओके, चेक इट। देखिए बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट प्रिपरेशन है हमारी कि हाइड्रोजन, या डिस्कवर किसने किया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, JL फर्नाड ने इसको प्रिपेयर किया पहले। ठीक है, तो साइंटिस्ट का अगर नाम याद रखना चाहें तो करें, अदरवाइज ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके, तो ये एक जनरल पॉइंट आ गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट JL फर्नाड इन 1818। किया होगा भाई। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग 3 मेथड, जैसे मैंने आपको बताया था, एक लैब होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है और एक ऑटो ऑक्सीडेशन होता है 2-इथाइल एंथ्राक्यूनोल से। एक एक करके तीनों को देख रहे हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन पॉल्यूशन कंट्रोल, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ये अभी बहुत डिटेल में आगे आएगा, इसलिए बेफिक्र रहिए इस पॉइंट में कि ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है और पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेगा, या डोमेस्टिक यूज क्या है, हमारे घरों में क्या यूज है, या इंडस्ट्री के भी क्या यूज है, ये ऑब्वियसली आखिरी की स्लाइड्स में आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट। लैब मेथड क्या है? अगर आपको याद आ गया हो कि कोई भी परऑक्साइड ले लें, जैसे बेरियम परऑक्साइड ले लें और उसको H2SO4 से रिएक्ट करें, सिंपल भाषा में एसिडिफाइड हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड लिखा है इन्होंने, बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब ये बन जाता है तो इसका प्यूरिफिकेशन भी इसी मेथड से होता है कि H2O2 को अगर अलग करना है तो बाय
डिस्टिलेशन और एवोपरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं। दूसरा था लगभग 50% या थोड़ा आसपास H2SO4 सोल्यूशन ले लें, दैट इज ऑलमोस्ट कंसंट्रेटेड, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दें। दो पार्ट मिलेंगे, एक एनाइन का जो एनोड पे चला जाएगा और एक कैटाइन का जो कैथोड पे। एनोड पे HSO4 नेगेटिव जाएगा, और ऑब्वियसली एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये चेंज हो जाएगा H2S2O8। अगर आपको याद हो, उसका नाम था परऑक्सो या परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे मार्शल एसिड भी कहते हैं, और ये वाटर से रिएक्ट करके डिजायर्ड अमाउंट का H2O2 बना सकता है। तो याद रखना है, इट रिएक्ट विद वाटर टू गिव H2O2। कैथोड पे क्या होगा, तो आपको बताया है, कैथोड पे एक ऑर्डिनरी रिएक्शन है कि H आयन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, H2 में चेंज होंगे। आपको ये भी बताया है, या चलिए तो वही है, उसका डायग्रामेटिक शो है, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। और 50% यहाँ लिखा है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस प्रेशर, हाइड्रोलिसिस अकर्स एंड डिस्टिलेट कंटेन अबाउट 30% H2O2। मतलब H2O2 की परसेंटेज कितनी आएगी। आपको ये भी अभी मैंने बताया है कि अगर हम D2O का यूज करेंगे तो K2S2O8 से D2O रिएक्ट करके KDSO4 और D2O2 यानी हैवी ये बना लेगा। एंड दिस वन इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, जो अभी आपको बताया लास्ट, ठीक है। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन जो है बेटा, उसका हम एरियल ऑक्सीडेशन अगर कर देंगे तो वो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने स्ट्रक्चर अभी बना के दिखाया था। इट इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, और अगर एयर से पास करेंगे तो H2O2 बनेगा, और इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो ये है, जो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन है। जो बच्चे स्पेलिंग देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा। रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, और रिवर्स का प्रोसेस ऑब्वियसली रिडक्शन है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना पड़ेगा बच्चों, पैलेडियम या निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया एक तरीके से प्रिपरेशन, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये ऑब्वियसली कम परसेंटेज में बनता है। इन दिस केस ओनली 1% ऑफ H2O2 इज फॉर्म्ड, ठीक है। और ये जो 1% है उसी को एक्सट्रैक्ट करके 1 से 30% यानी अमाउंट बढ़ाते हैं, और प्रोसेस डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर है। तो आपको याद आ जाना चाहिए ये वाला वर्ड, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। फिर लिखा है आगे 85% तक भी ले जा सकते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यहाँ का मेन है। बताइए बेटा, H2O2 इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 किस में ऐड करें? बेरियम कार्बोनेट में, MnO2 में, PbO2 में, BaO2, 8 वाटर। अरे बहुत बढ़िया विषय, वेरी गुड। एक ही बच्चा ध्यान दे रहा है, इसका मतलब बाकी नहीं दे रहे। सात्विक वेरी गुड, एंड वंशिका गुड। तो ये परऑक्साइड है, और ऑब्वियसली परऑक्साइड वाटर से या H2SO4 से रिएक्ट करके H2O2 बनाएगा। ये हमने पढ़ा था, ये इसकी इक्वेशन थी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन H2O2 का क्या था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन सा था? बेरियम परऑक्साइड वाला था, या इलेक्ट्रोलिसिस था, या 2 इथाइल? ऑब्वियसली नहीं बेटा, मेरे हिसाब से चलो देख लेते हैं। वंशिका बेटा, H2SO मतलब इलेक्ट्रोलिसिस वाला इंडस्ट्रियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल में ऑटो ऑक्सीडेशन बाय 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस से ही बनता है, और ये 2 इथाइल वाले में अगर आपने थोड़ा सा देखा हो, ये जो यहाँ पे हमने पॉइंट पढ़ा था, दिस वन, ये हमारा था दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेंथ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। पहले हम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, पहले हम समझा लेंगे स्ट्रेंथ, फिर यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ तक की हेडिंग अगर क्लियर हो, वन टाइप करो, तो मैं आपको स्ट्रेंथ समझाऊंगा, फिर स्ट्रेंथ की शीट। यहाँ तक क्लियर है? प्रिपरेशन क्लियर है? ओके, अविशी, वंशिका, सात्विक, निशिका क्लियर है? अच्छा हाँ बेटा, जो बच्चों को आज ना मैम ने बुलाया है 3:30, तो जिन जिन बच्चों के पास टाइम हो, और केमिकल बॉन्डिंग या व्हाटएवर योर प्रॉब्लम,
आप आ जाइएगा 3:30 पढ़ने। और मैं मैसेज नहीं कर पाया हूँ तो मैंने अभी बता दिया, क्योंकि मैक्सिमम यहीं देख रहे हैं मुझे, तो कोशिश करना 5 मिनट पहले ही आ जाएं, ठीक है। 3:30 तक मैम आ जाएंगी, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा भी पढ़ना है वो हो जाएगा। और सैटरडे एंड संडे के लिए आप ध्यान रखिएगा, इस बारी सैटरडे एंड संडे मैराथन, मतलब जिन जिन बच्चों की जो जो प्रॉब्लम है, ट्राई टू सॉल्व इट। सैटरडे एंड संडे 2 दिन हम चाह रहे हैं कि मैं भी वहां अवेलेबल हूँ, मैं भी पूरा टाइम दूंगा, मैम भी देंगी, जिससे कि जितने भी बच्चे हैं रेगुलर क्लास हम ऑफ करके सैटरडे एंड संडे एक्स्ट्रा टाइम देके, पर्सनल टाइम देके पिछले डाउट्स, प्रॉब्लम्स, सारी चीजें खत्म कर दें। जैसे कुछ बच्चे कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, कोई कुछ और करना चाहता है, तो कल का टाइम आपके पास है अभी, सोच लीजिए और हमें मैसेज कर दीजिए। मैं आपका अपना शेड्यूल और मैम का शेड्यूल लगा दूंगा कि सैटरडे एंड संडे में आपका जो भी कवर हम करा सकते हैं एट द मैक्सिमम 2 जने मिलके वो करा देंगे, ठीक। रिटर्निंग बैक, हेडिंग इज स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये यहाँ पे कहलाती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। ज्यादा अच्छा वर्ड है, इसमें एक पीछे लिखा होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसको जरा प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये बेटा मैंने ये H2O2 लिक्विड लिया है, ठीक है। ये लिक्विड H2O2 है, इसको मैंने डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया, तो ये काहे में चेंज हो गया, गैस में। H2O2 टूटने के बाद एक गैस दे रहा है, कौन सी गैस दे रहा है भैया, ऑक्सीजन गैस दे रहा है। ये लिक्विड H2O2 डिसोशिएट होने के बाद गैसियस ऑक्सीजन दे रहा है। यहां तक समझ में आया क्या है, ये इक्वेशन है कि H2O2 टूटता है, ये वाटर में टूटता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो H2O2 के डिकम्पोजिशन से O2 गैस मिलती है, कोई डाउट तो है नहीं यहाँ तक, क्लियर है। बट इतने को जरा अंडरलाइन रखें, दिमाग रखें, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। अब लेट सपोज ये 1 लीटर H2O2 है, ये 1 लीटर, लीटर की जगह वो ml भी हो सकता है और वो डेका लीटर भी हो सकता है। मैंने एक सिंपल भाषा का ही है, 1 लीटर मेरे पास H2O2 है, तो ऑब्वियसली H2O2 लिक्विड है। और लेट सपोज ये टूटने के बाद हमें, लेट सपोज ये टूटने के बाद हमें 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस दे रहा है एट STP, ठीक है। प्रैक्टिकली समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, कि ये 1 लीटर H2O2 था, ये टूटा और ये ऑक्सीजन गैस आई, लेट सपोज ये 10 लीटर्स आई एट STP। तो साइंटिस्ट ने इस सैंपल को कह दिया है 10 वॉल्यूम H2O2 सैंपल। इस सैंपल को कहते हैं हम 10 वॉल्यूम H2O2 सैंपल। तो जरा समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, कोई भी वर्ड लगा हो सकता है। मैंने 10 वॉल्यूम से समझाया है, बाकी कोई भी डेफिनेशन हो अपने आप समझ में आनी चाहिए। तो 10 वॉल्यूम H2O2 क्या है, 1 लीटर H2O2 का सैंपल या 1 वॉल्यूम, मतलब उतने टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। 10 वॉल्यूम कहा है तो 10 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। तो अगर मैंने 10 वॉल्यूम कहा है तो आप कहेंगे 1 वॉल्यूम H2O2 के सैंपल को जब डिकम्पोज करेंगे तो 10 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेगी एट STP, ओके। 10 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस विल इवॉल्व एट STP। अगर मैंने कह दिया V वॉल्यूम H2O2 सैंपल है, तो आप कहोगे 1 लीटर को या 1 वॉल्यूम को H2O2 को डिकम्पोज करते हैं तो V लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। भैया 10 वॉल्यूम था तो 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मिली थी, 1 लीटर से 10 लीटर, और V वॉल्यूम है तो 1 लीटर से V लीटर मिलेगी। अरे भैया 20 वॉल्यूम H2O2 तो क्या कहोगे, 1 लीटर से 20 लीटर या 1 ml से 20 ml, समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा V वॉल्यूम तो 1 लीटर से V लीटर मिलेगी। बोलो क्लियर है अब डेफिनेशन। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है, इट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व बाय डिकम्पोजिशन ऑफ
1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 एट STP। STP पे एक वॉल्यूम H2O2 अगर टूटेगा तो जितने भी वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के मिलेंगे वो उसकी कहलाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा तुम्हें। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के एक दो क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैंने 800 लीटर ऑक्सीजन गैस के हमें मिल गए हैं, 800 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस obtained by decomposition of 50 liter of H2O2 sample. Give volume strength of the sample. Give volume strength of H2O2. ठीक है, करिए ये क्वेश्चन अपने आप। 800 लीटर ऑक्सीजन गैस के मिले हैं 50 लीटर H2O2 के टूटने से, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अरे वेरी गुड, अभिषेक क्लियर, वेरी नाइस, कार्तिकेय क्लियर, और बस 2 ही बच्चों को समझ में आया, बाकी बच्चों को नहीं आया। 2 बच्चों ने लिखा है, बाकी बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों भाई? 2 बच्चों ने बताया, बाकी ने नहीं। चलिए बाकियों को एक बार फिर समझाता हूं, बाकी समझिए बेटा। यहां हमने कहा 50 लीटर H2O2 हमने लिए थे। 50 लीटर H2O2 जब टूटे थे तो 800 लीटर ऑक्सीजन गैस के मिल गए हैं STP पे। भैया 50 लीटर से 800 लीटर, तो बेटा 1 लीटर से कितने लीटर मिलेगा? 1 लीटर से 800 बाई 50, और 800 बाई 50 जब आप डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, और अब ये कहलाएगा 16 वॉल्यूम H2O2। अब समझ में आया वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तब समझ में और आ जाएगा। अब मैंने ये कह दिया लेट 20 लीटर H2O2 लिए हैं जो कि 30 वॉल्यूम के हैं। इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है 20 लीटर ऑफ H2O2 विच इज 30 वॉल्यूम ऑन डिकम्पोजिशन। इसको अगर डिकम्पोज करेंगे, गिव डैश लीटर ऑफ O2 गैस एट STP, डैश लीटर ऑफ O2 गैस एट STP। भैया तुम्हारे को सरल करने के लिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, 20 डिवाइड बाई 30, दूसरा ऑप्शन 30 डिवाइड बाई 20, तीसरा ऑप्शन 20 मल्टीप्लाइड बाई 30, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अब आपको ऑप्शन है तो कुछ बच्चों को तो आसान लगेगा कम से कम कि भैया कैसे कर रहे हैं। बताइए आंसर। 20 वॉल्यूम H2O2 के हैं 20 लीटर, और सात्विक, चलिए ठीक है आंसर, गुड़िया गुड। नेक्स्ट और बच्चे भी बताएं। 20 लीटर H2O2 30 वॉल्यूम वाला डिकम्पोज करने पर कितने लीटर ऑक्सीजन गैस देगा? पास, एक ही बच्चे को पता चला मतलब। अच्छा बाकी ऐसा तो नहीं आंसर दे चुके हो कि पहले? लेट आई चेक, किसी और ने दिया है आंसर क्या? अभी बता देते हैं। हाँ नहीं बेटा, एक बच्चे ने, सात्विक ने पहले 900 दिया, फिर 600 दिया, और निशिका ने दिया है आंसर, ठीक है। और कोई दे रहा है? सात्विक एंड निशिका, 2 बच्चों ने आंसर दिया। ओके, अभिषी करेक्ट, गुड, 3। ये बाकी जो सो गए इन्हें जगाऊं क्या? वंशिका करेक्ट, हाँ। अच्छा सात्विक गलती से था, कोई बात नहीं, ओके। तो बच्चों 3-4 बच्चों ने आंसर दिया है, और सही दिया है एक निशिका आपको छोड़ के शायद। तो आंसर सी है 20 मल्टीप्लाइड बाई 30। ओके, सो व्हाट इज 20, व्हाई इट इज 20 मल्टीप्लाई बाई 30? यहाँ हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले से दे रखी है, और 30 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1 लीटर जब डिकम्पोज होगा तो 30 लीटर देगा। तो 20 लीटर अगर डिकम्पोज हुए हैं तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 लीटर इज द आंसर। तो इसलिए आंसर इसका ये है। बताओ बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अब क्लियर है या अभी भी कोई डाउट है? दोनों क्वेश्चन के बाद भी अब क्लियर है वंशिका को? एक ही वो क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। अभिषेक क्लियर, वंशिका क्लियर, 2-3 बच्चों को तो क्लियर है समझे। ओके, निशिका क्लियर है बेटा, वेरी गुड।
और कौन बच्चा था? बात पे क्लियर है, ठीक। स्टार्ट करें अगला, इसी का टॉपिक कंप्लीट। अब ना क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ से वेट परसेंट में चेंज करो। मतलब वो क्वेश्चन आता है 10 वॉल्यूम H2O2 का सैंपल है, उसका वेट परसेंट कितना है, ठीक है, या उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, या उसकी मोलैरिटी कितनी है। तो अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ टू वेट परसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये रहा H2O2 का सैंपल, ये ब्रेक होके दे रहा है H2O एंड ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है। अब हम मान ले रहे हैं और लिख भी दे रहे हैं, लेट 1 लीटर H2O2 sample decompose to give V लीटर ऑक्सीजन। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एट एसटीपी इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस सैंपल को अब हम क्या कहेंगे। अगर 1 लीटर V लीटर में टूट रहा है तो V वॉल्यूम H2O2 सैंपल है, ठीक है। जैसे 10 वॉल्यूम H2O2 होता है तो 1 लीटर से 10 लीटर मिलते हैं, तो बेटा V वॉल्यूम है तो 1 लीटर से V लीटर मिलेंगे। यहां तक किसी बच्चों को डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर एक बार सुन लेते हैं। हमने कहा हमारे पास मान लो V वॉल्यूम सैंपल है, चाहे आप V की वैल्यू 10 रख लीजिए, तो V वॉल्यूम का मतलब लिखा है अभी तक बोर्ड में कि 1 लीटर जब भी आपके पास H2O2 आएगा तो वो 1 लीटर H2O2 टूटने के बाद V लीटर ऑक्सीजन गैस देगा एसटीपी पे, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको V लीटर, क्योंकि ये V लीटर ऑक्सीजन गैस है बेटा, अगर मैं इसे मोल्स बनाना चाहूं तो कितने मोल्स आएंगे? तो मोल्स ऑफ O2 गैस एट STP इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। जितने बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उन्हें याद आ गया होगा। अगर किसी गैस का वॉल्यूम पता हो तो गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे पता हो तो मोल्स कैसे बनते हैं, डिवाइडेड बाय दिस नंबर विच इज जनरली 22.4। ओके, एसटीपी पे हम इसे 22.4 के नाम से जानते हैं, तो 22.4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? क्या इस दो स्टेप में कोई दिक्कत आई? पहला स्टेप ये था कि वी वॉल्यूम की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा स्टेप मैंने लिखा है ये कि भैया हमारे जो ऑक्सीजन गैस के मोल आएंगे वो आएंगे V अपॉन 22.4। तीसरा स्टेप, अगर ऑक्सीजन के बने हैं मोल्स V अपॉन 22.4 तो H2O2 के मोल्स कितने टूटे होंगे? तो यहां मैं लिख रहा हूं मोल्स ऑफ H2O2 डिसोसिएटेड, H2O2 के कितने मोल्स टूटे होंगे, और मैंने ये आंसर लिखा है 2 into V अपॉन 22.4 विच इज V अपॉन 11.2। ये आया विच इज V अपॉन 11.2 है। क्यों किया? अच्छा, फिर से देख लेते हैं। ये बेटा आपके सामने जो लिखा है इससे आप अप्रोच करिए। मैंने V वॉल्यूम H2O2 लिया था, ठीक है, V वॉल्यूम H2O2 लिया था, ओके। और जरा बैलेंसिंग पे गौर फरमाइए बेटा, बैलेंसिंग देखिए, इसके यहाँ 2 है मोल्स, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, जहां कुछ नहीं होता 1 है। तो ऑक्सीजन के जितने मोल्स बनेंगे H2O2 के उसके डबल टूटेंगे। अगर ऑक्सीजन के 1 मोल बने हैं तो ऑब्वियसली H2O2 के मोल्स टूटे हैं, है ना, ये मोल्स की बात हो रही है। तो मोल्स ऑब्वियसली स्टोशियोमेट्रिक बैलेंसिंग से आते हैं, और बेटा आपको बैलेंसिंग दिख ही रही होगी कि 2 मोल्स H2O2 के जब टूटे तो 1 मोल ऑक्सीजन बना। आया यहां तक समझ में? अब ये आपको समझ में आया ये क्या किया है? ये भैया हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया है? तो ये लिखा है साथ में मैंने, मोल्स ऑफ H2O2 कितने टूटे, तो मोल्स ऑफ H2O2 टूट गए भैया V अपॉन 11.2। तो तीनों पॉइंट क्लियर है। पहले V वॉल्यूम का क्या मतलब था, फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए, फिर मोल्स ऑफ H2O2 कितने टूटे। तो भाई जितने मोल्स थे सारे ही टूट गए, यानी शुरू में H2O2 के इतने मोल्स थे। अच्छा बच्चों, लास्ट पॉइंट, क्या आपको मोलैरिटी याद है? मोलैरिटी, तो आई होप सो आपको मोलैरिटी याद हो और मोलैरिटी का फॉर्मूला याद हो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और अगर आप यहां सोचें तो मोल्स तो आपने निकाल लिए हैं,
V अपॉन 11.2, आपने मोल्स निकाल लिए हैं V अपॉन 11.2, ठीक है, इतने मोल्स। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये तो मोल्स हो गए, वॉल्यूम तो 1 लीटर है। ध्यान करो शुरू में हमने क्या कहा था, 1 लीटर H2O2, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर है, तो ये मोलैरिटी आ गई। और यहां से आप लिख सकते हैं शॉर्टकट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। ये आप डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर सकते हैं कि कभी भी मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में आपसे रिलेशन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट लेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। अच्छा एक बार और देखते आते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस। कुछ बच्चे ये रिलेशन जानते हैं कि नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी या कोफिशिएंट फैक्टर जो होता है, और H2O2 की वैलेंसी 2 होती है। H2O2 जब टूट रहा है तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है उस वजह से वैलेंसी 2 है। और अगर इसकी वैलेंसी 2 है तो नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, मोलैरिटी, और नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी अगर हमें निकालनी है तो बाई 2 कर देंगे। नहीं आया समझ में, ये था वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। मैं सरल तरीके से बता रहा हूं, इंटू 2 बाई 2 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी इंटू 2 को क्या कहते हैं, मोलैरिटी इंटू 2 को नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये ST लिखना चाहता हूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ओके, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 11.2 आ गया। अच्छा 11.2 भी क्यों लिखूं बच्चों, ये 2 से डिवाइड करके 5.6 लिख देता हूं, तो 5.6 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मेलिटी, तो एक शॉर्टकट ये भी आ गया। तो 2 शॉर्टकट हो गए आपके लिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 इंटू मोलैरिटी या 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। एक बारी स्टार्टिंग से इस डेरिवेशन को देखते हैं और जहां जरूरत होगी दोबारा बताएंगे। मैंने स्टेप वाइज किया है। पहला पॉइंट मैंने क्या किया है कि मैंने कहा लेट सपोज वी हैव V वॉल्यूम H2O2 सैंपल, तो V वॉल्यूम की फुल फॉर्म लिखी है कि 1 लीटर H2O2 टूटने के बाद जब पूरा टूट जाएगा तो V लीटर ऑक्सीजन गैस देगा। तो ऑक्सीजन के मोल्स बना लिए, V अपॉन 22.4 मोल्स हो गए। ऑक्सीजन के जितने मोल बनेंगे उससे डबल मोल H2O2 के टूटे होंगे, तो उसके डबल मोल किया तो इतने मोल H2O2 के थे, तभी तो टूटे। अब इतने मोल H2O2 के थे तो मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स इतने हैं, वॉल्यूम 1 लीटर मान रखा है, तो मोलैरिटी आ गई V अपॉन 11.2। लेकिन मैंने कहा इसे चेंज करके लिख लीजिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ को लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा आपका मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई 11.2, और क्योंकि वैलेंसी 2 है तो नॉर्मेलिटी में जब चेंज करेंगे तो 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो ये 2 फॉर्मूले अब हमारे पास आ गए 11.2। इन 2 में कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर तीसरा भी बताएंगे, एक और है जो क्वेश्चन ज्यादा आता है। वंशिका क्लियर है, बाकी को क्लियर है तो 1 टाइप कर दो भैया, नहीं क्लियर है तो पूछ लो। निशिका क्लियर है, गुड। सात्विक भी क्लियर है, वेरी नाइस। अविशी रह गई शायद, बाकी सबको क्लियर है। अविशी बेटा प्रॉब्लम बताओ फिर, अविशी को भी क्लियर है, और तो कोई बच्चा नहीं है ना, यही 4 बच्चे हैं आई होप तो, निशिका, अविशी, वंशिका एंड सात्विक, ठीक है, चारों बच्चों को क्लियर है। अब बेटा इसका तीसरा फॉर्मूला है, वो भी आपको डिस्कस करना है, वो है वेट परसेंट, ठीक है। वेट परसेंट क्या होता है, आई होप सो आपको याद है ना, वेट परसेंट का मतलब क्या है। वेट परसेंट का मतलब यूजुअली होता है परसेंटेज का 100 में कोई कितना है, ठीक है, 100 में कोई भी चीज कितनी, ओके। हमारे पास 1 लीटर H2O2 है, 1 लीटर को हम कह सकते हैं 1000 ml H2O2 है, हमारे पास 1000 ml H2O2, और इसमें बेटा H2O2 के मोल्स कितने हैं,
अभी आपने लिखा है, अगर आपको याद हो, V अपॉन 11.2 मोल्स है, लेकिन आपको याद है ना वेट परसेंट में तो वेट चाहिए, तो अगला सेंटेंस आ गया 1000 ml H2O2 has how many grams, तो V अपॉन 11.2 इंटू 34, क्योंकि H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट 34 है, और अगर हम 34 लिखेंगे तो ये मास में चेंज हो जाएगा, तो V अपॉन 11.2 इंटू 34 ग्राम। भैया मोल्स था, मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम आ जाते हैं, तो ये इतने ग्राम। अब मैं कह रहा हूं 1000 ml में इतने हैं, तो ऑब्वियसली 1 ml में कितने होंगे, V अपॉन 11.2 इंटू 34 अपॉन 1000, 1 ml में इतने ग्राम है। ओके, और आप जानते हो ना परसेंटेज का मतलब होता है 100 ml में कितने ग्राम है, तो बेटा अगर 1 ml में इतने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई यहां भी की है और 100 से मल्टीप्लाई यहां भी की है, ठीक है, तो इतने परसेंट आ रहा है। और इसे अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि इस तरफ आ गया परसेंटेज, परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 34 डिवाइड बाय 11.2, ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। और अब अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ इधर लिख लूं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, जरा बताओ, 11.2 अपॉन 34 परसेंटेज बाई मास, ठीक है। और ये 34 और 11.2 को आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, शायद ये 1/3 0.303 या 0.333 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेटर से करके देख लीजिए कोई बच्चा। और वैसे मुझे जो ध्यान है वो ये है 10 वॉल्यूम इज 3.03% होता है। 10 वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है 3.03%, ठीक है। और इसे आप 10 वॉल्यूम के लिए 3.03, ओके, मतलब मुझे ये कैलकुलेशन याद है 3.03 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3.03 आ जाएगा। और 1/3.03 कितना होगा, 1/3 कितना होता है, 0.333। तो बेटा अब ये तीनों फॉर्मूले को कलेक्ट करके लिख देते हैं। क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 0.333 इंटू परसेंटेज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज, इसको एक बार चेक कर लेना पहले वाले को, ठीक है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक करता हूँ। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 इंटू मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ठीक है। पहले वाले को थोड़ा सा भी चेक कर लेते हैं। बेटा कैलकुलेटर है आपके, जरा चेक करना, मैं खाली वैल्यू बोल दे रहा हूँ, आप चेक करो। 0.329 है सर, 4 डिवाइड बाई 11.2, हाँ 0.329 आएगा, 0.329 ये आ रहा है। और उल्टा करो, 11.2 डिवाइड बाई 34, हाँ 0.33, ठीक है बेटा, वही 0.33 आ रहा है, सही है, ठीक है। तो ये तीनों क्लियर हैं अब आपको। तो बच्चों ये फिनिश हुआ आपका टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब हमें H2O2 में लास्ट टॉपिक पढ़ना है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन बुक है या ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेन हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का टॉपिक खाली बचता है, एंड हाइड्रोजन चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश पे है। एक हैवी वाटर और टॉपिक है, वो 5 मिनट का है, तो ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज टुवर्ड्स एंड। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में हम इसे नमस्कार करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा सात्विक 3:30 पे आ जाइए, और भी किसी बच्चों को मैम से पढ़ना हो या कोई प्रॉब्लम्स हो 3:30 पे आ जाइए। मतलब 3:30 कहने का मतलब ये है कि उसके बाद मैम तो अवेलेबल है अप टू इवनिंग। तो जिन जिन बच्चों को पिछला रह गया, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप अपनी खुद ही वो करिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और पिछले भी जो चैप्टर पढ़ने हैं वो आ जाओ, ठीक है, बोरी बिस्तर लेके आओ, वहां पे तंबू गाड़ के बैठो, आराम से मैम से पूछो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्कशन है करो। और ऑब्वियसली आई विल बी देयर ऑल्सो, और सैटरडे एंड संडे में मी एंड मैम बोथ विल टेक केयर ऑफ यू। और हम जो चाह रहे हैं इस समय लास्ट में कि आपको एक पर्सनल, जिसे कहते हैं ना, ट्यूशन वाली केयर मिल जाए, 1-to-1 केयर मिल जाए। आपके एग्जाम में जो आना हो आप बताइए, आपको दोनों में जनों में से कोई ना कोई बैठ के तुरंत कराएगा,
और आपका एग्जाम अच्छा हो। ठीक है, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।